नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय त्रिपाठी। माधवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अब्बाह तंत्र या नदी तंत्र की। क्या देखने वाले हैं? भारत का अब्बाह तंत्र या नदी तंत्र। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब्बाह क्या होता है। नदी का जो निर्धारित जलमार्ग होता है उसको हम उसका अब्बाह कहते हैं। अब्बाह तंत्र क्या होता है? तो एक नदी जब अपने उद्गम स्थल से चलना प्रारंभ करती है तो वो अपने से बड़ी नदी में जाके मिलती है या समुद्र में मिलती है या झील में मिलती है। तो ऐसे में एक जो बड़ी नदी है होती है उसकी कई सहायक नदियां होती हैं या छोटी नदियां जुड़ी हुई होती हैं। ये जो सहायक नदियां होती है इनके द्वारा एक जाल या तंत्रनुमा संरचना का निर्माण होता है। इसी संरचना को हम उसका अब्बाह तंत्र कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक बड़ी नदी है, ये बड़ी नदी में हम मान लेते हैं कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी की कुछ छोटी सहायक नदियां हैं, उनको हम देखते हैं। झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई और सतलज हो गई। ठीक है, ये हो गई, सबसे ऊपर हो गई झेलम हो गई, फिर चिनाब हो गई। चिनाब के बाद किसका नंबर आता है? रावी हो गई। रावी के बाद आती है ब्यास, ब्यास के बाद सतलज। तो हमने देखा कि जो झेलम है वो अपने से बड़ी नदी चिनाब में जाके मिलती है, रावी अपने से बड़ी नदी चिनाब में जाके मिलती है, ब्यास अपने से बड़ी नदी सतलज में मिलती है और चिनाब जो थी अपने से बड़ी नदी जाके सतलज में मिलती है और सतलज अपने से बड़ी नदी सिंधु में मिलती है और सिंधु के साथ ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो ये जो एक तंत्र है, जलनुमा संरचना का निर्माण हुआ है, इसी तंत्र को हम उसका अब्बाह तंत्र कहते हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे? सिंधु अपवाह तंत्र या सिंधु अपवाह तंत्र या सिंधु नदी तंत्र। इसको हम क्या नाम देंगे? सिंधु अब्बाह तंत्र या सिंधु नदी तंत्र। जो अब्बाह तंत्र होता है वो किसी प्रदेश में पाए जाने वाले जलवायु, उच्चावच तथा भौगोलिक संरचना के आधार पर निर्भर होता है। जैसे किसी क्षेत्र का उच्चावच अधिक है और वहां की चट्टानों की संरचना कठोर है तथा वहां पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो उस क्षेत्र में नदी को अपना अब्बाह तंत्र विकसित करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। और जिस क्षेत्र में जो उच्चावच है वो भी कम है और वहाँ की चट्टानी संरचना भी नम है और वहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है और वहाँ यहाँ की ग्लेशियर के द्वारा वहाँ की नदियों में जल बना रहता वर्ष भर, तो वहाँ की नदी अपना अब्बाह तंत्र जल्दी विकसित कर लेगी। जैसे हम बात करते हैं भारत में, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की प्रकृति ज़्यादा कठोर है, प्लस वहाँ पे जो नदियां हैं वो मानसूनी जलवायु के कारण वहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, तो नदियों में वर्ष भर जल नहीं बना रहता, तो नदियों को अपना अब्बाह तंत्र विकसित करने में ज़्यादा समय लगता है कंपेयर टू किसके? हिमालयी नदी के। हिमालयी नदियों में ग्लेशियर के पिघलने से जो जल नदी में आता है उसके कारण हिमालयी नदियां अपना अब्बाह तंत्र जल्दी विकसित कर सकती हैं, किसके तुलना में? प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में। तो जो अब्बाह तंत्र विकसित होता है वो दीर्घकालीन प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का अब्बाह तंत्र होता है उसको हम कितने आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। तो भारत के अब्बाह तंत्र को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? आइए हम देखते हैं। तीन भागों में सबसे पहला भाग है सागरी अविन्यास के आधार पे, अविन्यास के आधार पे। दूसरा आधार है जल ग्रहण क्षमता या अपवाह क्षेत्र के आधार पे, जल ग्रहण क्षमता या अपवाह क्षेत्र के आधार पे। तीसरा आधार कौन सा है? तीसरा आधार है उत्पत्ति के आधार पे।
उत्पत्ति के आधार पर। तो भारत के नदी तंत्र या अपार तंत्र को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है सागरीय विन्यास के आधार पर, दूसरा भाग है जल ग्रहण क्षमता या अपार क्षेत्र के आधार पर, तीसरा आधार है उत्पत्ति के आधार पे। अब हम देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो सागरीय विन्यास के आधार पे कैसे? तो सागरीय विन्यास के आधार पे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं पुनः। वो दो भाग कौन कौन से हैं? वो दो भाग है, एक भाग है बंगाल की खाड़ी में विन्यासित नदियां, यानी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा भाग है अरब सागर में विन्यासित नदियां, अरब सागर में विन्यासित नदियां। भारत में नदियां दो जगह जाके गिरती हैं समुद्र में, एक बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में। तो भारत की 77% विन्यासित नदियां का 77% कहाँ गिरती हैं जाके? विन्यासित नदियां का 77% कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये अपने साथ टोटल प्रवाहित जल का 90% ले जाके बंगाल की खाड़ी में गिराती है। प्रवाहित जल का 90% कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अब अरब सागर में विन्यासित नदियां का 23% गिरती है। 23% विन्यासित नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और अपने साथ 10% जल को ले जाके, प्रवाहित जल को ले जाके गिराती है, प्रवाहित जल को। ठीक है। अब जल ग्रहण क्षमता के आधार पे हम पुनः नदियों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से? वो भी हम देखते हैं। पहला भाग है बृहद अपवाह क्षेत्र, ठीक है, या बृहद जल ग्रहण क्षेत्र। तो बृहद अपवाह क्षेत्र में उनको रखा जाता है जिन नदियों की जल ग्रहण क्षमता 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होती है। तो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक वाले को रखा जाता है। दूसरा, इसमें भारत की 14 बड़ी नदी बेसिनों को शामिल किया गया है। 14 बड़ी नदी बेसिन शामिल है। 14 बड़ी नदी बेसिन में कौन कौन सी नदी बेसिन हो गई? जैसे गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ब्राह्मणी हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई। ऐसी 14 बड़ी नदी बेसिनों को किसमें शामिल किया गया है? बृहद अपवाह क्षेत्र में। 85% जल किसमें आता है? बृहद अपवाह क्षेत्र में आता है। 85% जल आ जाता है। दूसरा आधार है, दूसरा आधार कौन सा है जल ग्रहण क्षेत्र में? मध्यम अपवाह क्षेत्र, मध्यम अपवाह क्षेत्र। मध्यम अपवाह क्षेत्र में उन नदी क्षेत्रों को रखा जाता है जिनकी जल ग्रहण क्षमता 2000 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में होती है। तो 2000 किलोमीटर स्क्वायर से लेके 2000 से लेके 20,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच वालों को रखा जाता है। ठीक है। भारत की 44 नदी बेसिनों को शामिल किया गया, नदी बेसिन, ठीक है। और तीसरा आधार कौन सा है? तीसरा आधार है लघु अपवाह क्षेत्र, लघु अपवाह क्षेत्र। लघु अपवाह क्षेत्र में 2000 किलोमीटर से कम जल ग्रहण क्षमता वाले क्षेत्र को रखा जाता है। तो 2000 किलोमीटर से कम वाले को, 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम वाले को, से कम वाले को, इसमें भारत का 8% जल आता है और इसमें 7% जल आता है। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर पुनः नदियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग होगा कौन सा? हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां। दूसरा भाग होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालयी नदियों में कौन कौन सी आ जाएंगी? तो जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। नदी तंत्र के अंतर्गत जैसे सिंधु नदी तंत्र जब हम पढ़ेंगे
तो सिंधु नदी की जितनी भी छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं उनको हम सिंधु नदी तंत्र में देख लेंगे। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र की जितनी भी छोटी बड़ी सहायक नदियां उनको हम देख लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग कौन सा है? एक भाग है हिमालयी नदियां, माफ कीजिएगा, पश्चिमी घाट की नदियां, और दूसरा भाग कौन सा है? विंध्यन क्रम की नदियां, विंध्यन क्रम की। पश्चिमी घाट में आता है कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई। ये नदियां जितनी भी पश्चिमी घाट से आती है उनको हम पश्चिमी घाट वाले में देखेंगे। विंध्यन क्रम में हम देखेंगे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और महानदी हो गई, और भी जो नदियां छोटी बड़ी नदियां हैं उनको भी हम देख लेंगे विंध्यन क्रम से। तो ये है भारत का अववाह तंत्र या नदी तंत्र। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उनको पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मेंस में ये जो भारत का अववाह तंत्र है ये मेंस के परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन है। तो मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मेंस में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं 15। 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होते हैं? ये होते हैं 10, और 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 3। ये एक पार्ट में, पेपर 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। एक पार्ट 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है जो आपको 3 घंटे में करना पड़ता है, और एक पार्ट 150 मार्क्स का होता है, यानी एक पार्ट को आपको 1.5 घंटे देना है। कितना देना है? 1 घंटा 30 मिनट। आप 3 मार्क्स को क्वेश्चन जो है उसको टाइम फिक्स कर लीजिए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है तो 1 मिनट में लिखना है। इसमें 20 वर्ड लिखना है। कितने वर्ड लिखना है? 20 वर्ड लिखना है। 6 मार्क्स को 4 मिनट, 6 मार्क्स में कितने वर्ड लिखना है? 100 वर्ड लिखना है। और जो 15 मार्क्स का होता है इसमें कितना लिखना है? इसमें 300 वर्ड लिखना है। कितने मिनट में? 10 मिनट में। 10 मिनट में। इस आधार में चलेंगे तो आप कंप्लीट पेपर अटेंड कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले प्रैक्टिस जरूरी है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके यही टाइम ड्यूरेशन में जब पहुंच जाएंगे तब आप कंप्लीट पेपर अटेंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लेगा अववाह क्या है 3 मार्क्स में। अववाह तंत्र को समझाइए, 3 मार्क्स में पूछ सकता है। किसी नदी का डायरेक्ट नाम 3 मार्क्स में पूछ सकता है। जैसे सिंधु नदी पूछ लिया, झेलम पूछ लिया, चिनाब पूछ लिया, रावी पूछ लिया, ब्यास पूछ लिया, यमुना पूछ लिया, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, कोई भी नदी का नाम, छोटी बड़ी कोई किसी भी नदी का नाम 3 मार्क्स में पूछ सकता है। उसमें आपको 20 वर्ड में लिखना है, 3 पॉइंट में लिख देंगे। अगर किसी नदी का पूछता है, नदी का डायरेक्ट नाम पूछता है तो 3 पॉइंट में लिख देंगे। अगर आपको अववाह क्या है पूछता है तो आपको एक परिभाषा टाइप में लिखनी है। अववाह तंत्र को समझाइए तो उसकी परिभाषा टाइप में मतलब उसको डिफाइन करना है केवल मात्र 20 वर्ड में। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो ये 3 मार्क्स में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला अववाह क्या है, अववाह तंत्र समझाइए, और किसी एक नदी का नाम पूछ सकता है। 6 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? तो 6 मार्क्स में भारत के अववाह तंत्र को समझाइए। 6 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर आपको 6 मार्क्स में भारत का अववाह तंत्र पूछता है तो आपको पहले अववाह तंत्र की 2 लाइन में परिभाषा लिखने के बाद ये फ्लो चार्ट से समझा देंगे। फ्लो चार्ट के आधार में जब समझा देंगे तो आपको मिनिमम 4 से 5 मार्क्स मिलेंगे, जो 4 से 5 मार्क्स प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 15 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो 15 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा अववाह, अववाह क्या है, अववाह तंत्र को समझाइए और भारत के अववाह तंत्र को वर्णन कीजिए। तो पहले आपको लिखना है अववाह क्या है, फिर अववाह तंत्र के बारे में समझाना है। अववाह तंत्र के बाद जब भारत के अववाह तंत्र में आएंगे तो पहले ये आपको फ्लो चार्ट बना देना है, बाद में एक एक करके डिस्क्राइब करते चलना है। तो जिसमें आपको 10 से लेके 12 13 नंबर मार्क्स तक मिल जाएंगे, जो सफिशिएंट होते हैं किसी भी पेपर में टॉप करने के लिए।
ये इस तरह से भारत के अब्बाह तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी आधार पे आपको लिखना है। धन्यवाद।